हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 5 चल रहा है, प्लानिंग इन इंडिया। और हमारा आज का टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन दी थी यूएनडीपी ने भी दी थी और 11th प्लान में भी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हुई थी। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ वो ग्रोथ है जिसमें ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट्स हो और इक्वालिटी आए अपॉर्चुनिटी में। ठीक है, सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, सो दैट की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है उसमें इंक्लूसिवनेस आए। अभी तक जो 10th 5 ईयर प्लान तक हमने देखा, जो ग्रोथ थी उसमें नॉन इंक्लूसिवनेस था, नॉन इंक्लूसिव मैनर की ग्रोथ हो रही थी। अब जो रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, तो उन रिफॉर्म्स में इंक्लूसिवनेस नहीं थी। रिफॉर्म्स आए, उनका बेनिफिट हुआ, बट उनका बेनिफिट सोसाइटी के कुछ लोगों को ही हुआ है, बहुत सारे लोगों तक उसका बेनिफिट पहुंच ही नहीं पाया था। ऐसी बात नहीं है कि जो रिफॉर्म्स आए थे उसमें वेल्थ क्रिएशन नहीं हुई थी। वेल्थ क्रिएशन हुई थी, फास्ट एंड हायर वेल्थ क्रिएशन हुई थी, बट सोसाइटी में इंक्लूसिवनेस, जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में इंक्लूसिवनेस ना होने की वजह से उसका बेनिफिट बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचा था। सिर्फ उन लोगों को ही इसका बेनिफिट हुआ था जिनके पास फिजिकल या फिर ह्यूमन रिसोर्सेस थे, सिर्फ उनके तक ही इसका बेनिफिट पहुंचा था। अब जो सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो अभी तक भी डिसएडवांटेज्ड सेक्शन है और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जो हमारी सोसाइटी के डिसएडवांटेज्ड और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है, उनको बेनिफिट देने के लिए हमें इंक्लूसिवनेस की बहुत जरूरत है। इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ लाने की बहुत जरूरत है। अब जो रिफॉर्म्स आए थे, रिफॉर्म्स से जो पहले का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो उससे पहले भी जब इंडिया में जो ग्रोथ हो रही थी उसमें इंक्लूसिवनेस नहीं थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं, इक्वालिटी थी ही नहीं इंडिया में। रिफॉर्म्स के बाद भी अगर हम देखें तो रिफॉर्म्स के बाद भी कोई भी इकोनॉमी में इंक्लूसिवनेस नहीं थी। रिफॉर्म्स का बेनिफिट कुछ लोगों को ही मिला था जिनके पास रिसोर्सेस थे, फिजिकल रिसोर्सेस या ह्यूमन रिसोर्सेस थे, उनको बेनिफिट मिला था, बाकी लोगों को उसका बेनिफिट नहीं हुआ था। फिर 2001 की बात करें तो उस टाइम पे फिर हमारी सरकार ने थोड़ा सा सोचना शुरू करा था कि जो ग्रोथ हो रही है, हमारी डेवलपमेंट हो रही है, उसमें इंक्लूसिवनेस लाने की जरूरत है। इसीलिए जो 11th प्लान आया था 2007 से 2012 तक का, तो 11th प्लान में फिर वो ऐसी पॉलिसीज लेकर आए थे जिसमें कि इंक्लूसिवनेस आ सके, सोसाइटी में इंक्लूसिवनेस हो, कि जो सोसाइटी के हर एक सेक्शन को बेनिफिट हो। जो ग्रोथ हो रही है वो सोसाइटी के हर एक सेक्शन की हो, हर एक सेक्शन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा इंक्रीज हो। ऐसे नहीं है कि जो लोग अमीर है वो अमीर होते जाएं और जो गरीब है वो पीछे रह जाए। इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है कि सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने की। तो इसीलिए फिर जो 11th प्लान था उस पर फोकस किया गया था डिसएडवांटेज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को। जो हमारी सोसाइटी के डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस है उनको इस पे फोकस करा गया था। बेसिकली कौन कौन से सेक्शन आ जाते हैं इसमें? एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी, माइनॉरिटीज, वुमेन, तो इन सब को भी इसमें फिर इंक्लूड किया गया था। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है इसमें सारे के सारे सेक्शंस को इंक्लूड करा गया था। फिर उसके बाद जो 12th प्लान आया था, 12th प्लान का तो स्लोगन ही इंक्लूसिव ग्रोथ का था। 12th प्लान का स्लोगन क्या था? फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। कि जो ग्रोथ होनी चाहिए इंक्लूसिव भी होनी चाहिए और साथ ही साथ सस्टेनेबल भी होनी चाहिए। तो इसीलिए फिर इस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ा सीरियस हुई इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर। तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट कुछ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज लेकर आई थी और कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लेकर आई थी इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। शॉर्ट टर्म पॉलिसी क्या थी? शॉर्ट टर्म पॉलिसी का एम था कि जो हमारी सोसाइटी के डिसएडवांटेज्ड या फिर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनको जो नेसेसरी चीजें हैं वो प्रोवाइड करी जा सके, जो नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज है वो उनको प्रोवाइड करी जा सके। इसके लिए सरकार बहुत सारी फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स भी लेकर आई थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी लेकर आई थी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कौन सी होती है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो होती है जिसमें सारा खर्चा सेंटर की सरकार करती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो होती है जिसमें आधा खर्चा तो सेंटर की सरकार करती है और आधा खर्चा होता है स्टेट का। तो
इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी सेंटर सेक्टर स्कीम्स लॉन्च करी गई, बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी। जैसे कि फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई, लाइक अन्नपूर्णा हो गया, अंत्योदया मिड डे मील स्कीम लेकर आई, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स आई, लाइक नेशनल हेल्थ मिशन, टोटल सैनिटेशन कैंपेन, आशा हो गया, मिशन इंद्रधनुष लेकर आई थी, और स्वच्छ भारत अभियान जो कि अभी भी चल रहा है। फिर हाउसिंग से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स आई, लाइक इंदिरा आवास योजना हो गया, राजीव आवास योजना हो गया। ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम लेकर आई थी। एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स आई, लाइक सर्व शिक्षा अभियान हो गया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो गया, मॉडल स्कूल स्कीम्स। तो बहुत सारी स्कीम्स सरकार ने लॉन्च करी थी, सो दैट कि जो हमारी सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनको हम आगे एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, उनको भी हम एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो उसके लिए फिर ये सारी स्कीम्स सरकार ने लॉन्च करी थी। अब ये जो थी ये शॉर्ट टर्म थी, ठीक है, इसका ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी थी। शॉर्ट टर्म पॉलिसी के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था कि जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी थी ना, ये सब्सिडी बेस्ड थी। सब्सिडी बेस्ड मीन्स लोगों को कुछ चीजें सरकार फ्री में दे रही थी। अब कोई चीज अगर फ्री में बांटी जाएगी तो उससे फिर खर्चा तो हो ही गई ना, सरकार का खर्चा बढ़ जाएगा। सरकार का खर्चा बढ़ जाएगा तो लॉन्ग टर्म में ये जो सब्सिडी बेस्ड स्कीम्स होती है ये लॉन्ग टर्म में फिस्कली सस्टेनेबल नहीं होती। दूसरा क्या है, अब लोगों को अगर फ्री में खाने की आदत पड़ जाएगी तो लोग कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेंगे, ठीक है। अब ये वाली स्कीम में सरकार ने सब्सिडी देनी शुरू कर दी, जिसके चलते हुए जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी थी उससे जो हमारी पॉपुलेशन थी वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाई। तो इसीलिए फिर इसके ड्रॉबैक्स को देखते हुए हमारी सरकार कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर आई। अब देखो होता क्या है, फार्मर्स के जो कर्जे होते हैं जब सरकार वो माफ कर देती है कि चलो ठीक है, आपने इतना लोन देना है, किसी बैंक का या किसी का भी आपने लोन देना है, वो सरकार जब माफ कर देती है तो फिर किसान को क्या लगता है, किसान को लगता है कि शायद अगले साल भी सरकार हमारा कर्जा माफ कर देगी, तो अगले साल वो फिर से उठा लेता है। इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी चीज फ्री में नहीं देनी चाहिए। इससे अच्छा ये है कि उसको कमाने के तरीके बताए जाए, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए, उसको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, सो दैट कि वो खुद कमा के अपना कर्जा उतार सके। ऐसा नहीं है कि आप उसका कर्जा ही माफ कर दो, उसको कमाई दो, उसको एम्प्लॉयमेंट दो, सो दैट कि वो खुद कमा के बैंक का कर्जा वापस करे, ना कि सरकार फ्री में उसको माफ कर दे। तो इसीलिए जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी थी वो सस्टेनेबल नहीं थी, इसीलिए फिर बाद में सरकार लेकर आई लॉन्ग टर्म पॉलिसी। जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी इसका एम था सेल्फ डिपेंडेंस। जो पॉपुलेशन है ना, जो हमारे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है, डिसएडवांटेज सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, ठीक है। लोग सेल्फ डिपेंडेंट होंगे तो वो अपने आप इंक्लूसिवनेस आएगी ग्रोथ में। अब लोग सेल्फ डिपेंडेंट ही नहीं होंगे, बेले बैठे रहेंगे, तो उससे इंक्लूसिवनेस आनी पॉसिबल नहीं है। इंक्लूसिवनेस लाने के लिए लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना जरूरी था। इसीलिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी का एम था कि जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उसको सेल्फ डिपेंडेंस बनाना, सो दैट कि सस्टेनेबिलिटी आ सके, जो हम पॉलिसी लेकर आ रहे हैं उसमें सस्टेनेबिलिटी आ सके। इसके लिए फिर सरकार बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई जिसका एम था पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी लेकर आई जिसमें एजुकेशन को प्रमोट किया गया, क्योंकि लोग एजुकेटेड हो गए तभी थोड़ा बहुत अवेयरनेस आएगी ना, लोगों में अवेयरनेस आएगी तभी वो सेल्फ डिपेंडेंस बनेंगे। तो सेल्फ डिपेंडेंस बनने के लिए जो एजुकेशन है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसीलिए सरकार कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आई जिसमें एजुकेशन को प्रमोट किया गया हर एक लेवल पे। एजुकेशन में वोकेशनलाइजेशन लेकर आई, जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप किए गए। वोकेशनलाइजेशन मतलब कि लोगों के पास अब चॉइसेस थी, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसी फील्ड में वो जाएगा थ्रू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। स्किल डेवलपमेंट लेकर आई। अब हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की। बट जो हमारे लोग हैं ना वो टैलेंटेड नहीं है, उनके पास टैलेंट नहीं है। तो टैलेंट लाने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया।
तो अब जो सरकार था, सरकार का मेन फोकस था स्किल पे, कि आप पॉपुलेशन में स्किल डेवलप करना। तो इसीलिए फिर सरकार 2008-9 में सरकार ने लॉन्च किया था स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट था कि 2022 तक इंडिया में 500 मिलियन लोगों को स्किल प्रोवाइड करना, मतलब कि 50 करोड़ लोगों को स्किल प्रोवाइड करना, लोगों को स्किल्ड बनाना, उनमें टैलेंट लेकर आना। तो ये वाला जो इनिशिएटिव था सरकार का स्किल डेवलपमेंट का, तो इसमें एक तो चलो गवर्नमेंट सेक्टर तो था ही था, इसमें साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूडेड था। जैसे कि जो आईटीआई है, आईटीआई जो है ये जरूरी नहीं है कि ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर ही काम करेंगे, कोई प्राइवेट प्लेयर आकर भी आईटीआई सेटअप कर सकता है, सो दैट कि सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। अब गवर्नमेंट कितने का आईटीआई सेटअप कर लेगी? गवर्नमेंट कुछ सेटअप करेगी ना, इसीलिए साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें लाया गया, सो दैट कि हर किसी को स्किल प्रोवाइड करी जाए। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी फंडिंग आई, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ने भी फंडिंग यहाँ पे लगाई थी, सो दैट कि जो हमारी सोसाइटी के डिसएडवांटेज्ड और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनको हम एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, इंक्लूसिव ग्रोथ में उनको भी हम ऐड कर सकें। अब फिर पहले क्या था? पहले एक तो सेंट्रल लेवल पे स्कीम्स होती थी या फिर स्टेट लेवल पे होती थी। अब इन्होंने बोला कि इंक्लूसिवनेस लाने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए पीआरआई लेवल तक भी फिर डेमोक्रेसी लेकर गए, एक और थर्ड लेयर लेकर आए। एक तो सेंटर था, स्टेट था, फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी इसमें ऐड करी गई, सो दैट कि सोसाइटी के जो लोअर लेवल के लोग हैं ना, जो विलेज वगैरह में रहते हैं, उनको भी हम आगे प्रमोट कर सके, उनको भी इंक्लूसिवनेस उनमें भी आ सके, ठीक है, उनको भी हम थोड़ा ऊपर उठा सके। लाइक जो SC ST हो गए या वुमेन हो गए, तो इनको भी फिर आगे रिजर्वेशन दी गई, इन लोगों को भी आगे फिर एम्पावरमेंट में पार्टिसिपेट करा गया, इन ग्रुप्स को भी आगे लाने की कोशिश करी गई थी। अब जो PRIs थी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अब इनको फिर आगे पावर दी गई, क्योंकि अब इनके पास पावर ही नहीं होगी तो ये काम कैसे करेगी, तो इनको PRIs को भी फिर पावर डेलीगेट करी गई, इनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इंक्लूसिवनेस लाने की, कि जो हमारी सोसाइटी के जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनको थोड़ा ऊपर उठाया जा सके। फिर जो 11th और 12th प्लान थे, इसमें कन्वेंशनल स्ट्रेटेजी ही नहीं थी, बट ऐसी बात नहीं है कि कन्वेंशनल स्ट्रेटेजी से ये काम कर रहे हैं, जो पुरानी स्ट्रेटेजी है उससे काम नहीं कर रहे थे। इनका मेन एम था कि जो हमारी पॉपुलेशन है उनको इंक्लूड करना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, इवन के हर एक फील्ड में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो बेसिकली जो ये स्ट्रेटेजी थी, इसका मेन एम था एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रोथ प्रोसेस को लेकर आना, जिससे कि हमारी इंक्लूसिवनेस और सस्टेनेबिलिटी के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मीट हो सके, राइट। अगर हम बात करें, जैसे कि अभी फार्म लॉज आए थे, तो उसमें बात करी थी हमारे फार्मर्स ने MSP की, कि हमें MSP चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। अब उस केस में क्या है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो MSP है, MSP सस्टेनेबल नहीं है, MSP एक शॉर्ट टर्म है, ये सस्टेनेबल नहीं है, लॉन्ग रन में ये काम नहीं करेगा। MSP लाने से अच्छा है कि जो सरकार है वो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाए, लोगों में स्किल डेवलप करे, सो दैट कि लोगों की परचेजिंग पावर प्रायोरिटी बढ़े, लोगों के पास पैसा आए, कि जो सरकार, जो लोग हैं, लोग किसानों से जाकर उसके जो किसान दाम लगा रहे हैं उसी दाम पे चीजें खरीद सके। अगर लोगों के पास पैसा आएगा तभी तो वो किसानों से ज्यादा रेट पे चीजें खरीदेंगे ना, अदरवाइज वो कैसे खरीदेंगे। और सरकार को किसानों के लिए क्या करना चाहिए, किसानों के लिए सरकार को चाहिए कि उनको ऐसी टेक्निक्स ला कर दे, सो दैट कि जो किसान जिस रेट पे जो चीज उगा रहे हैं, जो फसल उगा रहे हैं, क्रॉप्स वगैरह, तो उनको जब वो मार्केट में ले जाकर उनको बेचे, तो जो दाम उनको मार्केट में मिल रहे हैं वो उनके जो खर्चा आया है उसको उगाने पे उससे ज्यादा लगे। तो अब MSP लाने से बेटर है कि आप लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ाओ, और साथ ही साथ जो फार्मर्स का खर्चा आ रहा है क्रॉप को उगाने पे उसको कम किया जाए। तो इन दो फैक्टर्स पे काम करने की जरूरत है, ना कि MSP लाने की जरूरत है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रमेश सिंह, ठीक है, मैं नहीं बोल रही, इसमें आगे लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें ये बात लिखी हुई है, ठीक है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।